प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जिस मोमेंट का हमें इंतजार था वो आ चुका है। फेड रिजर्व ने मोस्टली ये कंफर्म कर दिया है कि अब रेट हाइक्स नहीं होंगे, इंटरेस्ट रेट हाइक्स नहीं होंगे और साथ में नेक्स्ट ईयर दैट इज 2024 में 3 रेट कट्स हो सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा न्यूज़ है स्टॉक मार्केट्स के लिए, खासकर इमर्जिंग इकोनॉमीज़ के लिए, क्योंकि यहाँ से आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एफआईआईज़ का पैसा इमर्जिंग मार्केट्स में आएगा, काफ़ी ज़्यादा आएगा और ऑफ कोर्स उसका एक बड़ा हिस्सा आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंडिया में भी आएगा, जिसके कारण स्टॉक मार्केट्स में और भी ज़्यादा तेज़ी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। स्टॉक मार्केट्स में चल क्या रहा है, फ्यूचर में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, इसको समझने के लिए हम कोविड से स्टार्ट करते हैं। कोविड के समय से तो देखिए, जब कोविड आया तो ऑफ कोर्स ऑल ऑफ अ सडन आया, किसी को नहीं पता था, मार्केट्स बुरी तरह से गिरा। उसके बाद मार्केट में रिकवरी भी काफ़ी अच्छा आया, ह्यूज रिटर्न्स आया स्टॉक मार्केट से। तो जब मार्केट से रिटर्न्स आने लगा कोविड के बाद, जब मार्केट ऊपर गया तो कौन से सेक्टर्स हैं जहां का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा? तो उस समय आईटी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, फार्मा कंपनीज़ का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, कुछ मेटल कंपनीज़ का परफॉर्मेंस और साथ ही केमिकल कंपनीज़ का भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था। वहाँ से काफ़ी अच्छे रिटर्न्स आए। कोविड के समय ज़्यादातर सेंट्रल बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम कर दिया था, जिसके कारण धीरे धीरे इन्फ्लेशन ऊपर जाने लगा और उसके बाद यूक्रेन और रसिया का वॉर स्टार्ट हुआ, जिसके कारण क्रूड ऑयल प्राइसेस तेज़ी से ऊपर गए, फूड इन्फ्लेशन आया, तो ओवरऑल इन्फ्लेशन काफ़ी तेज़ी से बढ़ा। तो उस इन्फ्लेशन को कम करने के लिए फिर सेंट्रल बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाना शुरू कर दिया। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम यूएस का 10 ईयर G-Sec 5% से भी ऊपर जा चुका था और उनका इन्फ्लेशन 9% से भी ऊपर जा चुका था। बट हाँ, फिलहाल उनका इन्फ्लेशन 3% के आसपास आ चुका है। उनका 10 ईयर पेपर का अगर आप यील्ड देखें तो वो 4% से भी नीचे आ चुका है और लगातार वो नीचे आ रहा है, आने वाले समय में और भी नीचे आएगा। कोविड के समय जब स्टॉक मार्केट नीचे गिरकर ऊपर आने लगा तो उस समय इनिशियल अगर आप देखेंगे तो बैंकिंग स्टॉक्स का परफॉर्मेंस नहीं आया था, ऑटो स्टॉक्स का भी कोई खास परफॉर्मेंस नहीं था। लेकिन हाँ, फिर धीरे धीरे ऑटो स्टॉक्स का परफॉर्मेंस इंप्रूव होने लगा, बैंकिंग स्टॉक्स का परफॉर्मेंस इंप्रूव होने लगा और साथ ही रियल एस्टेट स्टॉक्स, कंस्ट्रक्शन के स्टॉक्स, कैपिटल गुड्स के स्टॉक्स, इनका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आया। हाई इन्फ्लेशन के कारण जब वर्ल्ड वाइड इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने लगे, खासकर यूएस में और यूरोप में, तो उस समय आईटी स्टॉक्स का परफॉर्मेंस बिल्कुल भी नहीं आया। तो ऑल्दो शुरू में तो बहुत अच्छा रिटर्न्स आया, लेकिन उसके बाद रिटर्न्स बिल्कुल भी नहीं आया। लेकिन अब जबकि इंटरेस्ट रेट कट आने वाला है नेक्स्ट ईयर, तो उस समय अगर आप डिफरेंट सेक्टर्स का परफॉर्मेंस देखेंगे तो आईटी सेक्टर आपने देखा होगा लास्ट 2 डेज से बहुत ज़्यादा तेज़ी है और मोस्टली ये तेज़ी बना रहेगा। हम काफ़ी लंबे समय से डिस्कस कर रहे हैं कि जब भी इंटरेस्ट रेट मार्केट को लगेगा कि इंटरेस्ट रेट कट होने वाला है तो आईटी स्टॉक्स में आप तेज़ी एक्सपेक्ट कर सकते हैं और नेक्स्ट ईयर और भी तेज़ी आ सकता है। तो मोस्टली आईटी स्टॉक्स का समय आ गया और नेक्स्ट ईयर तक परफॉर्मेंस काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर जाएगा। उसी तरह से बैंकिंग स्टॉक्स को आप देखें तो शुरू में परफॉर्मेंस नहीं आया, उसके बाद बीच में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आया और फिर से ऑलमोस्ट 1 ईयर से परफॉर्मेंस कोई खास आ नहीं रहा है, लेकिन वो भी अब चेंज करने वाला है। देखिए, बैंकिंग स्टॉक्स के साथ प्लस पॉइंट या माइनस पॉइंट आप जो बोल रहे हैं, देखिए इनका जो एक्सपोजर है निफ्टी या सेंसेक्स में वो सबसे ज़्यादा होता है। तो जब भी इंटरेस्ट रेट बाहर ऊपर जाएंगे, खासकर यूएस में ऊपर जाएंगे, तो एफआईआईज़ जनरली पैसा निकालते हैं इमर्जिंग मार्केट से। तो जब वो पैसा निकालेंगे तो ज़्यादातर पैसा कहाँ से निकलेगा? बैंकिंग स्टॉक से, क्योंकि वहीं पे सबसे ज़्यादा उनका एक्सपोजर होता है और लिक्विडिटी भी वहाँ काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन हाँ, जब इंटरेस्ट रेट कट होने जा रहा है तो उसके बाद एफआईआईज़ का जब पैसा आ रहा है तो पैसा कहाँ जाएगा? तो उसका एक बड़ा हिस्सा बैंकिंग स्टॉक्स में ही जाएगा। इसीलिए लास्ट 2 डेज से आपने देखा होगा बैंकिंग स्टॉक्स का भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। तो मोस्टली देखिए, बैंकिंग और आईटी, ये दो, बैंकिंग तो मैंने आपको हमेशा बताया है काफ़ी समय से नो ब्रेनर है और आईटी भी नेक्स्ट ईयर के लिए ऑलमोस्ट नो ब्रेनर है, क्योंकि देखिए अगर लार्ज कैप के आईटी या फिर बैंकिंग को भी देखें तो वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है ज़्यादातर स्टॉक्स का, सबका नहीं, ज़्यादातर स्टॉक्स का, और रिटर्न्स भी नहीं आया। तो मोस्टली ये दोनों ही ड्यू हैं। तो नेक्स्ट ईयर अगेन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ से अच्छा परफॉर्मेंस आ सकता है। फार्मा को भी देखें तो शुरू में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस आया, बीच में बिल्कुल डाउन हो गया, लेकिन फार्मा में भी अब पिकअप स्टार्ट हुआ है। फार्मा कंपनीज का भी अगर आप परफॉर्मेंस देखेंगे तो आ रहा है और आने वाले समय में यहाँ से भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए, जब इंटरेस्ट रेट कट होने वाला है तो उस समय जो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव सेक्टर्स हैं वहाँ तो अच्छा परफॉर्मेंस आएगा ही,
कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी अच्छा कर रहा है तो और अच्छा करेगा, रियल एस्टेट ऑलरेडी अच्छा कर रहा है वो भी अच्छा करेगा। इसके अलावा कैपिटल गुड्स, ऑफ कोर्स यहाँ पे कैपिटल एक्सपेंडिचर इंडिया में बहुत हो रहा है, तो कैपिटल गुड्स के जो स्टॉक्स हैं वहाँ से भी आप अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और साथ ही इंटरेस्ट रेट कट का जब भी हम बात करेंगे तो ऑफ कोर्स ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स भी मोस्टली अच्छा करेंगे। लेकिन जब भी इंटरेस्ट रेट कट होगा तो आपको पता है लोन लोग ज़्यादा लेंगे, लोन ज़्यादा लेकर क्या करेंगे, कार खरीदेंगे, बाइक खरीदेंगे, घर खरीदेंगे। तो इसी के कारण इन सेक्टर्स का ही परफॉर्मेंस जब भी इंटरेस्ट रेट नीचे जाने वाला होता है तो बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ से भी हम ज़्यादातर स्टॉक्स जो कि अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स हैं ऑफकोर्स वहाँ से अच्छा परफॉर्मेंस दैट इज़ अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इंडिया में जो बुल रन चल रहा है उसमें से अगर आप 2 स्टैंड आउट परफॉर्मर्स बोलें तो वो कौन सा होगा? नंबर 1 होगा PSU। PSUs का जो कंट्रीब्यूशन है इस बुल रन में वो सबसे ज़्यादा रहा है। PSU स्टॉक्स का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आया है। जैसे बैंक्स को अगर आप देखें तो बैंक्स का पहले NPS बहुत ज़्यादा हुआ करता था, उसके कारण प्रॉफिट नहीं आया करता था, बट अब उनके NPS काफ़ी कम हो गए हैं, उनका प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। PSU बैंक्स की मैं बात कर रहा हूँ तो वहाँ पे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस आया। फिर दूसरे PSU कंपनीज़ को भी अगर आप देखें वहाँ भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आया है। एनर्जी सेक्टर की अगर आप PSU कंपनीज़ को देखें या फिर आप फाइनेंस सेक्टर की PSU कंपनीज़ को देखें तो वहाँ भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है। क्योंकि देखिए एक तो ऑफकोर्स उनका परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है, दूसरा गवर्नमेंट की तरफ से कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बहुत हो रहा है तो उसका बेनिफिट भी उन कंपनीज़ को मिल रहा है। और मोस्टली जो इलेक्शंस अभी रिसेंटली हुए हैं स्टेट इलेक्शंस के, वहाँ के जो रिजल्ट्स आए हैं उससे मोस्टली ये कॉन्फिडेंस आता है कि ये जो गवर्नमेंट है वो कंटिन्यू करेगा नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो अगर ऐसा होता है तो PSU स्टॉक से हम आने वाले समय में भी अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। PSU स्टॉक्स के अलावा जो दूसरा बड़ा रीज़न है जिसके कारण ये बुल रन चल रहा है वो है डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स। उसमें भी काफ़ी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन रहा है रिटेल इन्वेस्टर्स का। क्योंकि रीसेंट टाइम्स में अगर आप देखें तो FIIs का पैसा कोई बहुत ज़्यादा इंडिया में आया नहीं है, क्योंकि पता है इंटरेस्ट रेट जब भी ऊपर जाने लगता है तो FIIs का पैसा आना कम हो जाता है। जब अब ये जब नीचे जा रहा है तो ऑफकोर्स आएगा, लेकिन फिलहाल अगर आप रीसेंट टाइम्स में देखें तो बहुत ज़्यादा पैसा नहीं आया है। तो ये जो मार्केट ऊपर गया है मोस्टली वो इंडियन जो इन्वेस्टर्स हैं उनके पैसे से ही ऊपर गया। सो नाउ हम जान लेते हैं कि वो कौन कौन से पॉजिटिव फैक्टर्स हैं जिसके कारण इंडियन स्टॉक मार्केट्स ऊपर जा सकता है। तो अगर आप इंटरनेशनल फैक्टर्स को देखें तो देखिए ऑयल का प्राइस लग रहा था बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगा। पहले तो यूक्रेन और रसिया का वॉर था, उसके बाद इजराइल हमास का वॉर आया, लेकिन मोस्टली ऑयल ऊपर नहीं गया है। अभी भी देखें क्रूड ऑयल देखें अगर आप ब्रेंट क्रूड तो 76-77 US डॉलर्स के आसपास है पर बैरल, जो कि ज़्यादा नहीं है और मोस्टली नियर फ्यूचर में नहीं लगता है कि कोई बहुत तेज़ी से ऊपर जाएगा, तो वो हमारे लिए बहुत बड़ा पॉजिटिव है। उसके बाद हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि US में नेक्स्ट ईयर रेट कट आएंगे। फिलहाल 3 रेट कट्स की बात हो रही है, लेकिन अगर US में कुछ इन्फ्लेशन और तेज़ी से नीचे आता है, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम आता है तो और भी ज़्यादा रेट कट्स हो सकते हैं। साथ ही यूरोप में भी हमने देखा यूरोपियन यूनियन का सेंट्रल बैंक ऑलरेडी बोल चुका है कि हमने काफ़ी इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, यहाँ से अब हम नहीं बढ़ाएंगे। तो वहाँ भी नेक्स्ट ईयर मोस्टली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इंटरेस्ट रेट थोड़ा कट जरूर होगा। और अगर चाइना को देखें तो चाइना तो फिलहाल डाउन एंड आउट लग रहा है। पहले तो रियल एस्टेट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, उसके कारण कुछ उनके फाइनेंशियल सेक्टर में भी प्रॉब्लम आया है। सो ओवरऑल चाइना कोई बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्मर नहीं लगता है कि नियर फ्यूचर में होगा। इस साल भी उनका जो GDP ग्रोथ रेट है 5% के आसपास होगा, नेक्स्ट ईयर हो सकता है उससे भी कम हो, अबाउट 4.5% हो। तो मोस्टली चाइना के हालात अच्छे नहीं हैं। अगर आप इंडिया को देखें तो इंडिया में मोस्टली ज़्यादातर चीज़ें काफ़ी अच्छी लग रही हैं। इंडिया का अगर आप GDP ग्रोथ रेट देखें तो पहले RBI बोल रहा था कि हम अबाउट 6.5% के रेट ऑफ ग्रोथ से ग्रो करेंगे इस फाइनेंशियल ईयर में। अब वो बोल रहे हैं 7% से ग्रो करेंगे, क्योंकि सेकंड क्वार्टर का जो GDP ग्रोथ रेट आया वो बहुत ज़्यादा आया है। तो यहाँ पे नेक्स्ट ईयर भी लग रहा है कि 6.5% के आसपास हम जरूर ग्रो कर लेंगे। तो GDP ग्रोथ रेट के मामले में तो काफ़ी अच्छा है। और सबसे बड़ी बात की ये जो GDP ग्रोथ आया है सेकंड क्वार्टर का मोस्टली आया है मैन्युफैक्चरिंग से, तो उससे लगता है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का परफॉर्मेंस हमारा काफ़ी अच्छा कर रहा है। तो आपको पता है मैन्युफैक्चरिंग जब अच्छा करेगा तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत बढ़ेंगे। इंडिया में जॉब का प्रॉब्लम ज़्यादातर क्यों आया? क्योंकि पहले हम एग्रीकल्चर पे ज़्यादा डिपेंडेंट थे और उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन हमने सर्विसेज पे जंप ले लिया। मैन्युफैक्चरिंग हमारा कभी भी स्ट्रेंथ नहीं रहा और ये जो जॉब क्रिएशन होता है वो ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग से आता है। और इंडिया बहुत बड़ा कंट्री है, यहाँ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो अगर इतने लोगों को आपको जॉब देना है तो आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी अच्छा होना चाहिए। और मोस्टली ये प्रेजेंट गवर्नमेंट उस पर काम कर रही है। तो आने वाले सालों में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से अच्छा खासा जॉब क्रिएशन
होगा। हम कोई छोटी कंट्रीज़ नहीं है ना, सिंगापुर हांगकांग की सर्विसेज के भरोसे ही हम रहे, क्योंकि वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है, थोड़ा बहुत जॉब का रिक्वायरमेंट है जो कि वहाँ से पूरा हो जाता है। हमारी जैसी बड़ी इकोनॉमी को मैन्युफैक्चरिंग चाहिए। इंडिया का अगर आप फिस्कल डिफिसिट और करंट अकाउंट डिफिसिट देखें तो मोस्टली वो अंडर कंट्रोल है। साथ ही अगर आप हमारा फॉरेक्स रिजर्व देखें तो वो 600 बिलियन US डॉलर से भी ज़्यादा हो चुका है। वर्ल्ड में पिछले कुछ सालों से चाइना +1 चल रहा है और अब रिसेंट टाइम्स में यूरोप +1 भी स्टार्ट हुआ है। तो चाइना से ना अब रिलेशंस ख़राब हो रहे हैं US के या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ के, तो मोस्टली वो वहाँ की जो कंपनीज़ हैं चाइना में वो डाइवर्सिफाई करने की कोशिश करें, दूसरे कंट्रीज़ में भी अपना सेटअप ला रही हैं, ताकि अगर चाइना के साथ प्रॉब्लम्स होते हैं तो फिर उनका जो ओवरऑल प्रोडक्शन है वो अफेक्ट ना हो। इसीलिए वो दूसरी कंट्रीज़ में भी मैन्युफैक्चरिंग बेसेस स्टैब्लिश कर रहे हैं। तो बहुत सारे कंट्रीज़ है जहाँ वो जा रहे हैं, लेकिन हाँ उसका एक हिस्सा इंडिया में भी आ रहा है। और जिस तरह से इंडियन इकोनॉमी का परफॉर्मेंस है उससे देख कर लग रहा है कि आने वाले समय में इंडिया का शेयर काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा। ना आने वाले फ्यूचर में हम डिफरेंट एसेट क्लासेस से किस तरह का परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहले बिटकॉइन, ऑफकोर्स उसको आप एक एसेट क्लास की तरह देख सकते हैं। क्रिप्टो करेंसीज, तो क्रिप्टो करेंसीज का देखिए परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आया है। मोस्टली मार्केट पहले से जान रहा है कि देखिए रेट कट आने वाला है, इसीलिए वहाँ पे बहुत अच्छा रिटर्न्स आया है क्रिप्टोज में, और आने वाले समय में भी अच्छा रिटर्न्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो क्रिप्टो, बट ऑफ कोर्स क्रिप्टो बहुत ज़्यादा रिस्की है, तो कोई अननेसेसरी रिस्क लेना चाहता है तभी इस तरह के एसेट क्लास को कंसिडर करें। क्रिप्टो के बाद अगर आप रियल एस्टेट को देखें तो रियल एस्टेट ऑलरेडी अच्छा कर रहा है, और आने वाले समय में जब इंटरेस्ट रेट कट की बात हो रही है तो रियल एस्टेट और भी अच्छा करेगा। रियल एस्टेट के बाद अगर आप गोल्ड देखें तो गोल्ड का ही परफॉर्मेंस बहुत अच्छा आया है रिसेंट टाइम्स में। 2000 US डॉलर्स पर ऑन्स ऑलरेडी क्रॉस कर चुका है। और यहाँ पे हम बात करें कि यूएस में इंटरेस्ट रेट कट हो सकता है, वहाँ पे जो डॉलर है वो भी थोड़ा वीकेन होगा, तो उसके कारण भी गोल्ड और ज़्यादा ऊपर जा सकता है। तो गोल्ड का ही परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहेगा, रियल एस्टेट का परफॉर्मेंस ठीक ठाक रहेगा। अगर आप फिक्स्ड इनकम को देखें, डेट, तो डेट ऑलरेडी परफॉर्मेंस इंप्रूव हुआ है क्योंकि इंटरेस्ट रेट ऊपर गए हैं, और जब यहाँ से इंटरेस्ट रेट नीचे आएंगे तो डेट का परफॉर्मेंस और भी इंप्रूव होगा, क्योंकि वहाँ पे थोड़े कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलेगा। तो ओवरऑल सारे एसेट क्लासेस का परफॉर्मेंस एटलीस्ट नियर फ्यूचर में तो लगता है कि अच्छा रहेगा। इक्विटी एसेट क्लास ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ पे ऑफ कोर्स आप ध्यान में रखें कि परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा, इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपना पूरा इन्वेस्टमेंट इक्विटी में कर दें। वो इसलिए क्योंकि फ्यूचर किसी को नहीं पता है। अभी तक जो कुछ हमने पता है उसके बारे में डिस्कस किया, लेकिन देखिए कोविड ऑल ऑफ अ सडन आ गया था, किसी को नहीं पता चला, मार्केट पूरा गिर गया। उसी तरह से जो इजराइल हमास का वॉर है ऑल ऑफ अ सडन हो गया, यूक्रेन या फिर रसिया का वार है ऑल ऑफ अ सडन आ गया। तो हमें नहीं पता ऑल ऑफ अ सडन फ्यूचर में क्या हो जाएगा, इसीलिए हमें हमेशा डाइवर्सिफाई करके रखना चाहिए। पूरा का पूरा पैसा इक्विटी में नहीं डालना चाहिए, उसके साथ कुछ पैसा अगर आप चाहें तो गोल्ड में रखें, और कुछ पैसा ऑफ कोर्स हमें डेट में भी रखना चाहिए, ताकि अगर ऑल ऑफ अ सडन यहाँ कुछ प्रॉब्लम आए तो हमें प्रॉब्लम आएगा तो मार्केट बुरी तरह से गिर जाएगा। आपने मान लीजिए 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया तो हो सकता है वो 80-90,000 बन जाए या फिर 70-80,000 बन जाए, यू नेवर नो। तो हमारे पास बाकी बफर होना चाहिए अलग से, ताकि अगर मार्केट पूरा गिर जाए, मेरा प्रिंसिपल अमाउंट काफ़ी कम हो जाए, तो इमरजेंसी में मुझे वहाँ से पैसा ना निकालना पड़े। क्योंकि एक बार मार्केट गिर गया, आपको पता है ना, अगर आपने 1 लाख रुपये इन्वेस्ट किया, सपोज आपने स्मॉल कैप या वेरी रिस्की फंड में इन्वेस्ट किया, बहुत ज़्यादा मार्केट गिरा, आपका 1,50,000 बन गया, तो यहाँ 50% गिरा। लेकिन अब ये 50% को 1 लाख लाने के लिए आपको 100% रिटर्न चाहिए, तब ये 50,000 1 लाख बनेगा, जो कि आसान नहीं होता है। इसीलिए प्रिंसिपल अमाउंट ट्राई करना चाहिए कि बहुत ज़्यादा नहीं गिरे, क्योंकि फिर से प्रिंसिपल अमाउंट लाने में ही बहुत टाइम लग जाता है। तो इस तरह के मार्केट कंडीशन में ऑफ कोर्स देखिए मार्केट ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड है, लार्ज कैप ठीक ठाक वैल्यूड है, बट देन मिड कैप स्मॉल कैप ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। बट हाँ, इंटरेस्ट रेट कट की जब बात कर रहे हैं तो मिड कैप स्मॉल कैप में भी तेज़ी आ सकता है, और आना भी चाहिए, होता है ऐसा। तो ओवरऑल मार्केट ठीक लग रहा है, तो ऑफ कोर्स हमें SIP STP रूट ही बेस्ट, मैं जैसा हमेशा बोलता हूँ रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। कोई बड़ा लमसम, लार्ज कैप में थोड़ा बहुत लमसम किया जा सकता है, लेकिन मिड कैप स्मॉल कैप में फिलहाल लमसम करने का टाइम नहीं है। SIP STP बेस्ट रूट है, बट हाँ डाइवर्सिफाई जरूर करके रखें। डेट में ज़रूर कुछ होना चाहिए, गोल्ड में ज़रूर कुछ होना चाहिए। गोल्ड में अगर आप चाहें तब रखें, ऐसा जरूर नहीं है कि गोल्ड में होना ही चाहिए, लेकिन डेट में तो ज़रूर होना चाहिए। तो डाइवर्सिफाई अगर कोई करके अच्छी तरह से रखेगा, लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल को अच्छी तरह से मिक्सअप करके रखेगा, क्योंकि फिलहाल अभी लग रहा है
एटलीस्ट नियर फ्यूचर में तो लग रहा है कि लार्ज कैप में भी अच्छा खासा रिटर्न्स आएगा, क्योंकि रिटर्न्स आया नहीं है। और जब एफआईआईज़ का पैसा आएगा वो ज़्यादातर पैसा लार्ज कैप्स में ही जाएगा, क्योंकि वहीं पे ज़्यादा लिक्विडिटी आता है। तो जब भी आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं या पोर्टफोलियो में कुछ चेंजेस करें तो इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान में रखें। कल सैटरडे है तो कल शाम में मैं लाइव आऊँगा 7:30 to 8:30 PM। तो आपका कोई भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड क्वेरी है तो आप वहाँ पूछ सकते हैं। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।